नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। हम हर रविवार को एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ ऐसी शख्सियतें हैं जिनका जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित रहा है। वर्तमान में कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं। एक कुलगुरु की विशेष भूमिका होती है एक विश्वविद्यालय के लिए, जो शैक्षणिक कार्यों को गति प्रदान करता है। इसके अलावा भी कई प्रशासनिक कार्य हैं जिन्हें बखूबी उसका काम करते हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसी शख्सियत कुलगुरु बीपी सारस्वत जी। सारस्वत साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सारस्वत साहब, आप अपने बारे में हमारे सम्मानित दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत मूलतः अजमेर जिले के एक छोटे से गांव बिड़कचावास का निवासी हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में हुई और उसके बाद मैं ब्यावर की एक स्कूल और उसके बाद महाविद्यालय में अपना अध्ययन किया। 1981 में मैंने उसी महाविद्यालय से अपनी एमकॉम की परीक्षा पास की और राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने प्रथम स्थान पाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया जी। नवंबर 81 में ही मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 21 साल की उम्र में नवंबर 81 में मैं राजकीय महाविद्यालय दौसा में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुआ और उसके बाद मैं पाली रहा। पाली से मैं फिर ब्यावर आ गया था। फिर मेरा ट्रांसफ़र प्रतापगढ़ हुआ, किशनगढ़ हुआ और उसके बाद फिर मैं ब्यावर कॉलेज में रहा और 98 तक मैं ब्यावर कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में काम करता रहा। 1998 में मेरा अपॉइंटमेंट महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में एसोसिएट प्रोफेसर पर हुआ और मैं 3 वर्ष तक 2004 से 7 तक विश्वविद्यालय का कुल सचिव रहा। 2007 में मेरे प्रोफेसर के पद पर मेरी पदोन्नति हुई और 2020 में मैं विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो गया। इस बीच में मैं जब 17 साल का था तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य के रूप में काम करता आ रहा हूँ। मुझे 1990 से 94 तक ब्यावर नगर का नगर कार्यवाह रहने का अवसर भी मिला। उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद का विभाग प्रमुख रहा और उसके बाद मुझे रुकटा राष्ट्रीय, जिसको अभी अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ कहा जाता है, उसका प्रदेश का संगठन मंत्री के रूप में मैंने काम किया और फिर मुझे विश्व हिंदू परिषद में चित्तौड़ प्रांत का प्रदेश मंत्री का दायित्व मिला और पुराने लोगों को जानकारी होगी कि 2003 में प्रवीण भाई तोगड़िया जब अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री थे विश्व हिंदू परिषद के और हम विश्व हिंदू परिषद में युवाओं को त्रिशूल दीक्षा करवाते थे, तत्कालीन अशोक गहलोत जी की सरकार ने त्रिशूल पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि वो त्रिशूल आर्म्स में नहीं काउंट होता है। 6.25 इंच का एक त्रिशूल जो हर मंदिर में बड़े बड़े त्रिशूल लगे रहते हैं, हम सांकेतिक एक छोटे से त्रिशूल से दीक्षा देते थे, पर सरकार ने हिंदुओं की भावनाओं को कुचलते हुए उस त्रिशूल पर प्रतिबंध लगाया। पर प्रवीण भाई तोगड़िया का आदेश था कि हम इस प्रतिबंध को तोड़ेंगे और अजमेर में एक विशाल त्रिशूल दीक्षा का आयोजन हुआ। वो आयोजन चूंकि मैं अजमेर में रहता हूँ और प्रदेश का मंत्री था मैं विश्व हिंदू परिषद का, तो उसका दायित्व मेरे पास ही था। वो त्रिशूल दीक्षा हुई, बहुत अच्छी त्रिशूल दीक्षा हुई, पर सरकार ने प्रवीण भाई और मेरे सहित 5 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया और चूंकि मैं विश्वविद्यालय में नौकरी करता था इसलिए मुझे विश्वविद्यालय की सेवाओं से निलंबित कर दिया था और फिर राज्यपाल के पास हमने अपना प्रतिवेदन दिया और राज्यपाल महोदय ने तत्कालीन कुलपति जो हुआ करते थे उनके आदेश को निरस्त कर दिया और मुझे वापस सेवा में ले लिया। ये मेरी जीवन यात्रा रही और मेरे रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के पहले ही मैं 2007-8 से भारतीय जनता पार्टी में काम करता था। राजस्थान
भारतीय जनता पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। जी 2014 से 20 तक मैं अजमेर देहात का जिलाध्यक्ष रहा और फिर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रशिक्षण का प्रभारी भी रहा। और अभी जून में मुझे, चूंकि मैं प्रोफेसर रहा और एक कुलगुरु की जो योग्यताएं होती है वो जी सारी योग्यताएं मैं पूरी करता था, और सरकार ने और राज्यपाल महोदय ने मुझे कोटा विश्वविद्यालय कोटा का कुलगुरु बनने का जो दायित्व दिया है उसका निर्वाह मैं पिछले 5 महीनों से कर रहा हूं। जी और मैं अपने बारे में एक बात कहना चाहता हूं, जब मैं रजिस्ट्रार भी रहा और जी आज मैं कुलगुरु के पद पर हूं, मैं, ये जो मेरी राजनीतिक विचारधारा है ये मेरा अपना सोच है, मैं, बिल्कुल मेरा अपना देश के प्रति समर्पण है। पर जब मैं इन पदों पर बैठता हूं तो मैं जी राजनीति से उठकर काम करता हूं। मैं कभी बिल्कुल नहीं देखता हूं ये फाइल किसकी है, जी ये जी बच्चे किसके हैं, कौन नेता है और किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। जी अगर वो विश्वविद्यालय का काम है तो उसको करके दूंगा, जी नियमानुसार काम है तो चाहे वो किसी भी पार्टी का होगा वो भी करूंगा, और बिल्कुल नियमों में नहीं आता है तो फिर किसी पार्टी का नेता के दबाव में कोई काम नहीं करूंगा। जी जी इस सोच के साथ मैं आज तक काम करते आया हूँ। जी सारस्वत साहब, आप विश्वविद्यालय के बोम के सदस्य भी रहे, वर्तमान में आप कुलगुरु हैं। विश्वविद्यालय के लिए क्या योजना आपके मन में है? देखिए, यहाँ 3 वर्ष से मुझे यहाँ गवर्नर साहब के नॉमिनी के रूप में प्रबंध मंडल का मैं एक सदस्य के रूप में काम करने का अवसर मिला। जी तो मुझे उस समय लगता था कोटा विश्वविद्यालय की उन्नति जिस तरह होनी चाहिए जी उस तरह नहीं हुई, और कुछ समस्याएं ऐसी थी जिसके कारण एक निराशा का भाव था। जिसमें पहली समस्या तो ये थी कि कर्मचारियों का और इन प्राध्यापकों का जी जो प्रमोशन होने चाहिए वो प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे। उसमें कुछ पेचीदगियां भी थी और कुछ शिकायतों के कारण इन पदों पर पदोन्नति को रोक रखा था। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जब आया और वो सारी जो पेचीदगियां थी उनको खत्म किया, सरकार से मैंने परमिशन ली, जी और परमिशन आने के 20 दिन के अंदर अंदर मैंने प्राध्यापकों के प्रमोशन कर दिए जो 12 साल से रुके हुए थे। जी और 22 में से 21 लोगों के पदोन्नति होना था और वो पदोन्नति मेरे हाथ से हुई। बहुत ये सुंदर। ईश्वर की कृपा भी और मेरा भी सौभाग्य है। कर्मचारियों की पदोन्नतियां भी रुकी हुई थी, उसमें भी कुछ सरकार से कुछ इस तरह के बातें थी जिनको सॉल्व करना जरूरी था, वो भी मेरे हाथ से हुआ और उन लोगों को भी मैंने प्रमोट किया, और धीरे धीरे विश्वविद्यालय का एक वातावरण जो है वो सकारात्मक हुआ। एक दूसरा जो मुझे दिखाई देता था कि कोटा विश्वविद्यालय जो चंबल की छाती पर है बिल्कुल उसमें पानी की समस्या है, बिल्कुल और वर्षों पूर्व हमने, विश्वविद्यालय ने अपना पैसा जमा करा दिया था टंकी का और उसमें पाइपलाइन जोड़ने का, जी जी पर पता नहीं किन कारणों से वो कार्य पूरा नहीं हो रहा था, जलदायु विभाग से। जलदायु विभाग से। जी और मुझे जब पता लगा तो मैंने अधिकारियों को बुलाकर बात की। मैंने राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं कन्हैयालाल जी चौधरी, जी उनसे बात की, और मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कन्हैयालाल जी को कि उन्होंने इस काम में गति करवाई, और अब पाइपलाइन भी डल गई है, टंकी का काम लगभग पूरा हो गया है। जी ईश्वर ने चाहा तो हम 1 महीने के अंदर अंदर राजस्थान सरकार के मंत्री को और बाकी किन कई बड़े लोगों को बुलाकर उस टंकी का लोकार्पण करवाएंगे। और जो कैंपर से पानी हमारे बच्चे पी रहे थे और लोगों के लिए एक मजाक का विषय था बिल्कुल कि सच है। कोटा में लोग कैंपर से पानी पी रहे हैं, तो वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। दूसरा ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के कारण हमारी परीक्षाओं में, रिजल्ट में, एडमिशन में थोड़ा सा व्यवधान था। बिल्कुल सेमेस्टर स्कीम लागू की थी एनुअल की जगह, तो वो सेमेस्टर के जो परिणाम आने में देरी होती थी, रिजल्ट लेट आते थे और उसके कारण एडमिशन लेट होते थे। जी पर मैंने अपने आने के बाद रिजल्ट को जल्दी प्रोसेस हो, जो विषय छोटे हैं जिनमें कम बच्चे बैठते हैं उनके रिजल्ट जल्दी आए, और जो ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं उन रिजल्ट को भी हम थोड़ा बहुत स्पीड अप करें, जी ऐसा सोचकर हमने काम शुरू किया। और मुझे लगता है कि अगले सत्र तक हम ये जो दोनों में फर्क है 2-3 महीने का, जी इसको हम पाट लेंगे, और बच्चों का भविष्य का सवाल भी है, उनके आगे के एडमिशन के सवाल भी है। जी इसलिए मैंने अपने टीचिंग स्टाफ को ये कहा कि वो संडे सैटरडे को भी पढ़ाएं पर कोर्स को जल्दी पूरा करें। और बिल्कुल जो परीक्षा नियंत्रक है उनको मैंने कहा है इनके एग्जाम समय पर हो, और परीक्षा परिणाम आने के लिए आप इसको मॉनिटरिंग करें, कौन सी कॉपी जची, कब गई, क्यों जी नहीं आई। तो ये भी मुझे लग रहा है कि हम
अगला सत्र हमारा सिस्टमेटिक ढंग से प्रारंभ हो जाएगा। जी। कुलगुरु साहब, हमने आपके बारे में सुना कि आप मॉनिटरिंग जो संबद्ध कॉलेज है उनकी भी बराबर करते रहते हैं और हिदायत भी आप नियमानुसार देते हैं। किस तरह सर कर पाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर 240 के आसपास एफिलेटेड कॉलेज हैं जी और उन कॉलेजेज में से बहुत सी कॉलेजेज प्राइवेट है जी और बाकी हमारी गवर्नमेंट कॉलेज भी है। तो वैसे उन कॉलेजों को सब्जेक्ट का एफिलिएशन देना जी ये विश्वविद्यालय का काम है। तो एफिलिएशन में हम जो जांच समिति भेजते हैं जी वो हम बहुत सोच समझ के अच्छे शिक्षकों को भेजते हैं ताकि उनका सारा सुविधाएं देखें, उनकी लाइब्रेरी देखें, पढ़ाने वाले टीचर्स के बारे में ध्यान दें। तो उनकी रिपोर्ट आने के बाद हम उनका एफिलिएशन करते हैं। जी और हमने प्राइवेट जो कॉलेजेज हैं उनके प्रबंधकों को बुलाकर भी बात की और ये कहा कि बच्चों के हित में सोचें, बच्चों से अनावश्यक वसूली न करें बिल्कुल और बच्चों को लगातार रेगुलर पढ़ाने की व्यवस्था करें। और मुझे लगता है कि उसका कुछ फर्क पड़ रहा है। जितना फर्क पड़ना चाहिए अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर लगाने का काम सरकार का है। बिल्कुल हमारा सिलेबस और हम परीक्षा को आयोजन करवाते हैं तो राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों का बहुत सहयोग भी हमको मिल रहा है। जी और उनकी भी जो समस्या यही थी कि सेमेस्टर सिस्टम हो गया और परीक्षा परिणाम में देरी होती है, बच्चों को आगे एडमिशन में दिक्कत होती है। तो वो जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया जी कि हम इस एक सत्र के बाद अगले सत्र में हम इसको नियमित की स्थिति में ला देंगे। जी। कुलगुरु साहब, नई शिक्षा नीति से क्या फायदा होगा? देखिए, शिक्षा नीति जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से बदलती रहती है। जी जो भी सरकार सत्ता में रहती है वो शिक्षा नीति में परिवर्तन पूरे विश्व के आधार पर, अपनी परिस्थितियों के आधार पर और आज की आवश्यकता के आधार पर करती आई है। जी 86 में एक शिक्षा नीति बनी थी, बिल्कुल उसके बाद कोई शिक्षा नीति नहीं बनी और 2020 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जी एक नई शिक्षा नीति दी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उस शिक्षा नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है, जी हम अपना इतिहास भूल रहे थे, हम अपना स्वयं भूल रहे थे, हम अपने महापुरुषों को भूल रहे थे और एक जो रोजगार जिसमें जी रोजगार मिलने का मतलब पहले ये था कि नौकरी मिल जाए, बिल्कुल हम सरकारी नौकरी में चले जाएं, टीचर बन जाएं, ग्राम सेवक बन जाएं, इसके पीछे हमारा युवा दौड़ता था। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम बच्चों को वो स्किल डेवलपमेंट, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने की बात करें जी कि वो लोगों को खुद का व्यवसाय, खुद का उद्योग प्रारंभ करके नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने, बिल्कुल मालिक बने। मालिक बने। और हमारे देश में बहुत ऐसे विधाएं हैं जिन विधाओं को हम अगर अपने हाथ में काम से लेते हैं, हाथ का हुनर बनाते हैं तो हमारे को रोजगार मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। और जो दूसरी बात शिक्षा नीति में थी कि एक पारंपरिक रूप से था, आर्ट्स का विद्यार्थी तो आर्ट्स आर्ट्स पढ़ेगा, कॉमर्स का विद्यार्थी तो कॉमर्स कॉमर्स बिल्कुल पढ़ेगा, साइंस का तो साइंस पढ़ेगा। पर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा है कि अब बच्चों को जो उसकी इच्छा वो पढ़ेगा। पहले ये था कि जो हम देंगे वो पढ़ेगा, बिल्कुल अब ये हो गया बच्चा क्या चाहता है, कब चाहता है, कितना चाहता है, कहाँ से चाहता है, बिल्कुल वो बच्चों पर छोड़ दिया। पहले फोर्सफुल डिलीवरी होती थी बिल्कुल और अब उसकी इच्छा के अनुसार अगर एक कॉमर्स का बच्चा उसके मन में हो मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ जी तो उसको फिजिक्स का एक पेपर पढ़ने की छूट होगी और उसका क्रेडिट उसको मिलेगा। वो जब उसके क्रेडिट पूरे हो जाएंगे जी तब उसको उस सब्जेक्ट की, उस क्लास की डिग्री मिल जाएगी। वो ग्रेजुएट बनना चाहता है तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। यहाँ तक कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी कहा है कि एक साइंस का बच्चा अगर ड्राइंग पेंटिंग में काम करना चाहता है तो वो ड्राइंग पेंटिंग में काम कर सकता है। अब वो क्लास में जाएगा, ऑनलाइन पढ़ेगा, जी ऑनलाइन बहुत सी ऐसी साइट्स है जहां पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा और ऑनलाइन पढ़ने के बाद उसकी परीक्षा ऑनलाइन देगा और उसका जो सर्टिफिकेट आएगा उसके आधार पर उसका क्रेडिट बैंक में उसके क्रेडिट जमा हो जाएंगे। बहुत सुंदर। तो ये शिक्षा नीति जिसमें जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आती है जी जी और मैं तो 5 महीने से इस कोटा शहर में रह रहा हूँ। जी भारतीय ज्ञान परंपरा का अगर कोई सबसे उत्तम उदाहरण अगर कहीं दिखाई देता है
तो आपके कोटा शहर में दिखाई देता है। अगर आप जितने आपके चौराहे हैं और जिन महापुरुषों के आधार पर, गीता के सारांश के आधार पर हमारे कौन ऐसे भगवान हुए, कौन ऐसे ईश्वर हुए, कौन हमारे महापुरुष हुए, उनका सारा चित्रण इस कोटा शहर में दिखाई देता है। मैंने एक बार जो चंबल रिवर फ्रंट है उस पर मैं गया तो मुझे लगा कि ये न केवल हाडोती के बारे में यह जानकारी है, न केवल राजस्थान के बारे में जानकारी है, बल्कि पूरे भारत को वहां पर आप देख सकते हैं। वहाँ शैली देख सकते हैं, हमारी कैसे हमारी बिल्डिंग बनती थी उसकी शैली देख सकते हैं। अलग अलग तरह के अलग अलग समय में जो कुछ हुआ वो वहां पर चारों तरफ दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि कोटा शहर राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, पर विश्व में एक अलग पहचान रखने वाला शहर है। जब हम लोगों को ये कहते हैं कि कोटा में ट्रैफिक लाइट नहीं है तो लोग बहुत आश्चर्य करते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, पर ये दिख रहा है यहाँ पर। तो ये आज की शिक्षा नीति को इस तरफ ले जाया जा रहा है कि बच्चा अपना इतिहास, अपने महापुरुष, अपने संस्कृति के बारे में सोचे और वो जो चाहे वो पढ़े, जो थोपा नहीं जाएगा। पहले ये था कि जो हमने कह दिया वो लेना पड़ेगा, अब ये वो चाहता वो पड़ेगा। तो ये जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक अलग से हमारे देश का जो प्राचीन इतिहास था उसको सामने निकालने की बात की। आजकल कई बार देखते हैं ना, बच्चों को पता ही नहीं है भगत सिंह कौन था, चंद्रशेखर कौन था, उन्होंने क्या किया। तो वो अगर इनको पढ़ेगा, इनके बारे में सोचेगा तो खुद भी वैसा बनने की कोशिश करेगा। अब हम केवल फिल्मी हीरो हीरोइंस की तरफ ध्यान दें, उनके चित्र अगर हम अपने कमरों में लगा के रखें तो हमको क्या मिलने वाला है? अगर भगत सिंह का, झांसी की रानी का, चंद्रशेखर का, विवेकानंद का, इनके चित्र अगर लगे हुए हैं तो उनको देखकर प्रेरणा मिलती है। और ये काम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हो रहा है। जी कुलगुरु साहब, रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों में क्या नया करना चाह रहे हैं? देखिए, हमने अभी ये तय किया कि जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का ये सेंटर है उसका हम विस्तार कर रहे हैं। अभी मैंने 3 दिन पहले भारत सरकार के जो स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के मिनिस्टर हैं मिस्टर जयंत चौधरी, मैंने उनसे बात की। बहुत सुंदर। और उन्होंने ये कहा कि आप एक प्रपोजल बना के चलो, हम आपको अच्छा बजट देंगे। मैंने अभी विश्वविद्यालय में हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला को बुलाया था और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने मेरी प्रार्थना पर वहाँ आए वो, और विश्वविद्यालय में 3-4 घंटे वो रुके। उन्होंने भी मुझे ये आश्वस्त किया है कि इस बार जब पार्लियामेंट चले तो आप आना, हम आपकी मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान जी से करवाते हैं और वो जो आज सरकार जिस तरह चाहती है उस तरह के कोर्स आपको वहाँ से मिले और इस विश्वविद्यालय में उसको लागू करें। तो मेरी इच्छा है कि स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और ये जो इस तरह के कोर्स जिसकी आज देश को आवश्यकता है, उस तरह के कोर्स मैं राजस्थान में सबसे पहले कोटा विश्वविद्यालय में प्रारंभ करूं, ताकि जैसे स्किल डेवलपमेंट के बारे में 60,000 करोड़ का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि बच्चों को आज देखिए, आपको अगर एक बिजली का काम करवाने वाले की जरूरत है तो आप 10 बार फोन करते हैं, 3 दिन तक इंतजार करते हैं, लोग मिलते नहीं है। सच कह रहे हैं। अगर उनको हाथ का हुनर दिया जाए और बच्चा 10-15 हजार की नौकरी के पीछे भाग रहा है डिग्रियां ले लेके, और उन डिग्रियों में जो आपने पढ़ा है, पर आज आपको कंपटीशन में जाना है, कंपटीशन में जाओगे, वो परीक्षा पास करोगे, 100-200 की पोस्ट निकलती है और 2-2, 4-4 लाख बच्चे उसमें बैठते हैं। और उसमें फिर जिस तरह का हमारा रोस्टर सिस्टम है, जिस तरह से महिलाओं का रिजर्वेशन है, हमारे वंचित वर्ग का रिजर्वेशन है, उसमें ईडब्ल्यूएस का, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें 200 बच्चों के चुनाव के लिए 1-1, 2-2 लाख के बीच में कंपटीशन होता है। अगर उसके हाथ में हुनर है तो उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको बुलाने वाले लोग एक दिन में 5 बार तैयार रहेंगे। और आदमी ये सोचता है तू 100 रुपए ले ले, 500 रुपए ले ले, पर मेरी बिजली ठीक कर जा, मेरे नल ठीक कर जा, मेरी टीवी ठीक कर जा, मेरा मोबाइल ठीक हो जाए। तो आज जरूरत है हम लोगों को कि वो इस तरफ जाए। और जो एक बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि हम रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने, हम खुद उद्यमी बने, खुद हमारा उद्योग लगाएं। और सरकार बहुत पैसा दे रही है कम ब्याज पर लंबे समय के लिए। इन जैसे यंग एंटरप्रेन्योरशिप पर एक स्कीम चली थी और मेरे बेटे ने भी एंटरप्रेन्योरशिप पर एमबीए किया था और वो कुछ समय उसने नौकरी की, पर हमने बाद में उसका उद्योग लगाया क्योंकि वो पढ़ाई उसने एंटरप्रेन्योरशिप पर की थी, उद्यमी बनने के लिए की थी। तो मुझे लगता है कि आज के युवाओं को यही दिशा में ले जाना चाहिए कि बेटा ये नौकरी नहीं बल्कि हम नौकरी देने वाले लोग बनेंगे। जी
शिक्षा में नवाचार के लिए दूसरे विश्वविद्यालयों से एमओयू किए जा रहे हैं, क्या फायदा होगा सर इससे? देखिए, अभी हमने कोटा विश्वविद्यालय में मेरे आने के बाद कोई 8-10 एमओयू हुए जी और उन एमओयू से ये हुआ कि एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुआ। जी हमारे अभी 3 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है $600 पर मंथ जी, और वो बच्चे वहां जाकर पढ़ेंगे। बहुत सुंदर। उनके पास लेटर आ गया और वो जल्दी जा रहे हैं। हमारा श्रीलंका से एक एमओयू था और वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारे 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ जिनका आने जाने का किराया, ठहरने का खर्चा उस श्रीलंका की सरकार ने उठाया। बहुत सुंदर। तो राजस्थान में बहुत कम विश्वविद्यालय होंगे जिनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिले और वो वहां पढ़े जी और वहां जाकर पेपर प्रेजेंट करें। तो हमारे विश्वविद्यालय में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिनके आधार पर हम धीरे धीरे, और हमारे यहाँ पर जो रद्दी पेपर होते हैं, जी रद्दी पेपर से हमारे यहाँ पर फाइल बनने का, आप देखिए अलग तरह के पर्स बनने का काम हमारे विश्वविद्यालय में हो रहा है बहुत और सुंदर। लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अभी गवर्नर साहब आए तो हमने उनको दिखाया था कि हमारे विश्वविद्यालय में ये प्रोडक्शन हो रहा है। जी जी तो जैसे मशरूम है, हाँ मशरूम से 50 तरह की चीजें जो बननी है, खाने के वस्तुओं के साथ साथ औषधि की चीजें, बस और वो जब प्रदर्शनी लगी तो मैं आश्चर्यचकित था कि यार इन बच्चों ने इतनी अच्छी तैयारी की और इतनी अच्छी मशरूम पर प्रदर्शनी लगाई है। बस ये है कि हम चाहते हैं कि उनको कहीं काम करने, बाजार में कोई जगह मिले, कहीं प्रदर्शनी लगे तो उनको बिल्कुल एक सर, शॉप मिले और उस स्टॉल पर बैठकर वो अपना किया हुआ काम बेचे, उनको 2 पैसे मिले। वो हम व्यवस्था में लगे हुए हैं। पर हमारी कोटा यूनिवर्सिटी में बच्चे बहुत अच्छे और ईमानदारी से अपनी मेहनत भी कर रहे हैं और हम उनको बार बार कह रहे हैं कि तुम अपने उद्यम की तरफ, अपने व्यवसाय की तरफ सोचो और कुछ नया सेटअप खड़ा करो, अपना जी स्टार्टअप करो। जी, यानी हाट बाजार या जैसे जी स्टॉल जी मिले जी उनको, जी जी तो हाँ, ताकि काफी फायदा उनको मिल हो सके। सकता है। कॉलेजों में सर सेमेस्टर सिस्टम का क्या असर पड़ा? देखिए, कोई भी नई चीज लागू होती है तो कुछ कठिनाई उत्पन्न होती है जी और एक ह्यूमन वीकनेस है कि चेंज को आदमी स्वीकार नहीं करता। सच है। उसको लगता है जैसे परिपाटी चल रही थी वैसी हम्म चलती जाए और ये सुविधा बच्चों को भी अच्छी लगती है, टीचर को भी अच्छी लगती है। हम्म, अगर सब्जेक्ट बदलते हैं तो टीचर को भी किताबें पढ़नी पड़ेगी, उनको नए नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही बच्चों को भी ये लगता है कि यार मैं साल में एक बार परीक्षा देता था, 5 क्वेश्चन 10 में से करने पड़ते थे और अब ये सेमेस्टर लागू हो गया, इसमें हमारे छोटे छोटे सवाल पूछने लग गए। पहले केवल एक 20 नंबर का सवाल आता था, अब तो 1 नंबर का भी है, 5 नंबर का भी है, 10 नंबर का भी है। जी तो ये चेंज हुआ है, इस चेंज में कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है। जी सेमेस्टर कारण उसको साल में 2 बार परीक्षाएं देनी पड़ती है, 2 बार फीस देनी पड़ती है और उनके जो रिजल्ट लेट आते हैं तो सेकंड सेमेस्टर थोड़ा लेट शुरू हुआ। तो जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि जी जी ये थोड़ी टेक्निकल समस्या है जिसमें विश्वविद्यालय को भी कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट बिल्कुल करना पड़ेगा और बच्चों को भी अपनी मानसिकता बनानी पड़ेगी। जैसे विदेशी विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है साहब, विदेशी विश्वविद्यालयों में ये होता है कि बच्चा जिस टीचर से पढ़ रहा है जी वही टीचर उसका पेपर बनाता है, वो उसके एग्जाम लेता है, 3 दिन बाद उसका रिजल्ट निकाल देता है। अब यहाँ पर है कि नहीं सर, सीक्रेसी नहीं रहेगी, सही बात। पक्षपात हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर उसका अच्छा इवैल्यूएशन कौन कर सकता है? जिस टीचर ने पढ़ाया है वही तो बिल्कुल कर सकता है। उस टीचर को पता है मैंने क्या पढ़ाया और मुझे इसको क्या पूछना चाहिए। अब पढ़ाता एक्स है, पेपर वाई बनाता है। तो ये कुछ कठिनाइयाँ हैं और उस कठिनाइयों के मैं, क्योंकि अभी ये जो परंपरा चल रही बिल्कुल है इसको सारी एक साथ तोड़ना मुश्किल है, पर धीरे-धीरे इनमें चेंज आएगा और चूँकि हमारे यहाँ लाखों बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल विदेशों में जनसंख्या कम है और एक विश्वविद्यालय में वहीं के बच्चों को पढ़ाना, वहीं के एग्ज़ाम सही लेना। बात है। अब हमारी 2 ढाई लाख बच्चे हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और सेमेस्टर स्कीम होने से कुछ बच्चों को थोड़ी-सी परेशानी हो रही है जिसको हम जी जी समझ सकते हैं, पर चेंज के लिए कठिनाई होगी। कोई अच्छे काम के लिए हम अगर बीमार हैं और हमको ठीक हम्म, होना है तो दवा लेंगे तो कुछ कड़वी दवा लेनी पड़ेगी और बिल्कुल मुझे लगता है बच्चे भी समझेंगे। हाँ, और जो कुछ कर रहे हैं वो बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, उन जी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आज विश्व का सबसे बड़ा लगभग देश हो चुका है और अगर हम ये कहें कि युवाओं का सबसे बड़ा देश कोई है तो वो भारत है। भारत आपका यूरोप बूढ़ा होता जा रहा है और हमारे यहाँ पर भारत जवान होता जा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने जिस 2047 की कल्पना की और हम जिस अमृत काल में चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम जब 100 वर्ष
इस भारत की स्वतंत्रता को होंगे तो विश्व की एक नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। अगर ये सोच प्रधानमंत्री जी का आज है, 47 में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, पर इतना लंबा सोच अगर प्रधानमंत्री जी ने सोचा है तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने ये सोच ये युवा पीढ़ी के आधार पर सोचा है, इनके कंधों पर भार रख के सोचा है कि बिल्कुल आप इस भारत को विकसित भारत बनाओगे। जी। कुलगुरु साहब, हाड़ौती में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन पे भी पाठ्यक्रम आपके विश्वविद्यालय में शुरू किया है, किस तरह का? देखिए, पर्यटन पर अभी हमारे विश्वविद्यालय में छोटा सा एक कार्यक्रम है। जी जी पर्यटन को लेकर अभी कोटा में जो भूमिका में आ जाना चाहिए जी वो भूमिका हम नहीं आए, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि हम पर्यटन का एक नया विभाग शीघ्र खोलने जा रहे हैं और उसमें हम विभिन्न कोर्स चलाएंगे। वो गाइड बनाने के कोर्स हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो, ड्राइवर्स को ट्रेन करने का कोर्स हो, ऐसे कोर्स चलाएंगे। तो आने वाली विद्या परिषद में मैं एक प्रस्ताव लेकर आ रहा हूँ सबके जी बीच में कि पर्यटन का एक बिल्कुल अलग सा एक सेंटर बने और फिर पर्यटन के बारे में जो कुछ हम बता सकते हैं बिल्कुल और उससे लोगों को आमदनी कैसे हो। बिल्कुल आज सही है। कोटा में अगर जैसे लोग आएंगे, जैसे ये चंबल रिवर फ्रंट है, यहाँ अगर देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तो वो जो गाइड होगा ना वो एक एक चीज के बारे में उसको समझाएगा। बिल्कुल तो समझाएगा जब उसने खुद ने ट्रेनिंग ली होगी तब, फिर तो परफेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल तो कोटा में पर्यटन की अपार संभावनाएं, बिल्कुल पर वो अपार संभावनाओं के लिए डिपार्टमेंट हो और उसमें ऐसे बच्चे तैयार करें और लोगों को पता लगे कि ये कोटा एक पर्यटक हब बन चुका है। बिल्कुल और उसकी कोशिश मुझे लग रहा है कि अगली इस एक साल में मैं करूंगा और जी ये स्किल डेवलपमेंट और टूरिज्म इन दोनों पर हम काम करने वाले हैं। बहुत सुंदर। सर, कोटा विश्वविद्यालय खेल प्रतिभाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है, आगे ला रहे हैं, और क्या है इसके देखिए, बारे में? मैंने एमडीएस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम किया, जी जी मैं रजिस्ट्रार भी रहा और कोटा विश्वविद्यालय को मैंने 7 जून 2025 को ज्वाइन किया। जी जी मुझे 5 महीने हुए। बिल्कुल इस 5 महीने में मेरे पास 4 यूनिवर्सिटी का चार्ज रह गया जी। और कई जिम्मेदारी ज्यादा। जैसे ओपन का चार्ज मेरे पास रहा, टेक्निकल का रहा और अब मेरे पास में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की 30 नंबर की यूनिवर्सिटी है, जिसके उदयपुर कैंपस में 25,000 बच्चे पढ़ते हो, जी उसका दायित्व भी मुझे मिला हुआ है और मेरा कई विश्वविद्यालयों में जाना आना हुआ है। पर मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं बहुत गर्व अनुभव करता हूँ जी कि कोटा विश्वविद्यालय का जो खेल बोर्ड है, जो यहाँ पर खेल की गतिविधियां होती है और जो हमारी विश्वविद्यालय परिसर में सुविधाएं हैं हमारे पास, जी जी वो राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय में नहीं। बहुत और सुंदर। हम बच्चों को प्रेरित करने के लिए बच्चों को जो बाहर वो जाते हैं तो उनको जो डेली अलाउंस मिलता है, बिल्कुल उनको जो पहनने के जिसको वो क्या बोलते हैं हम, एक किट दिया जाता है, बिल्कुल वो राजस्थान का कोई विश्वविद्यालय उतने पैसों का नहीं देता जो हम देते हैं। बहुत सुंदर। हम उनके खान पान, उनकी जो डाइट क्या होगी उस सब को कंट्रोल करते हैं और उसके मुताबिक उसको पैसा भी देते हैं। और इसलिए अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों जी में कि वेस्ट जोन में हमारी कबड्डी की टीम स्वर्ण पदक जीत के आई हम्म, और अब वो इंडिया लेवल पर खेलने के लिए उसका चयन हो गया। हमको 2 खेल का भार दिया है जो राजस्थान में किसी राजकीय विश्वविद्यालय को नहीं दिया। जी हमारे यहाँ मेंस फुटबॉल और लड़कियों की रेसलिंग, बहुत ये सुंदर। 2 प्रतियोगिताएं हम कोटा विश्वविद्यालय कराएगा। उस पर लगभग 40 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसका बजट हमने अप्रूव कर दिया है और हम समाज से और कुछ लोगों से उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए भी कहेंगे, सहयोग करने के लिए भी कहेंगे कि ये कोटा के लिए बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होगा हमारा, जिसमें 2 बड़े खेल का आयोजन की जिम्मेदारी कोटा विश्वविद्यालय को मिली है। और कुलगुरु के रूप में मैं बहुत गर्व अनुभव करता हूं कि मेरा विश्वविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिताओं में राजस्थान का 1 नंबर का विश्वविद्यालय है। जी, कुलगुरु साहब, आपका जो कार्यकाल रहेगा, क्या आपके मन में विश्वविद्यालय के प्रति और बच्चों के प्रति क्या योजना है? देखिए, सजो रखिए आप। मेरी पहली योजना तो यह है कि इस विश्वविद्यालय कैंपस में विद्यार्थियों की संख्या बढ़नी चाहिए। अभी 1,500-2,000 विद्यार्थी बताते हैं, जी तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा 2.5 साल का कार्यकाल और है तो उसमें ये संख्या बढ़े। फिर यह है कि हमारे यहाँ जो शिक्षकों के पद और कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं, उन पदों पर भर्ती हो। मैंने सरकार से बातचीत करना शुरू कर दिया है, उनकी अनुमति आए। हमारे यहाँ पर
86 पद शिक्षकों के स्वीकृत पद हैं जी और 22 लोग काम कर रहे हैं, तो 64 खाली हैं। सरकार हमको परमिशन दे इन 64 ही पदों पर हम शिक्षक भरें, क्योंकि शिक्षक आएंगे तो डिपार्टमेंट होगा, बिल्कुल पढ़ाने वाले होंगे तो बच्चे अपने आप बढ़ेंगे। सच तो है। मेरा एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई आई है हमारी, इसको हम इस 2-2.5 साल में पूरी तरह से अडॉप्ट कर लें, जी बच्चों के मन में बिठा दें, शिक्षकों के मन में बिठा दें कि इस शिक्षा नीति के अनुसार हमको अपने पाठ्यक्रम भी बनाना है और उसी तरह की शिक्षा बच्चों को देनी है। और बच्चा भी ये कहे कि मैं भी केवल साइंस के पीछे नहीं घूमूं, कॉमर्स के पीछे नहीं घूमूं, मेरी विधाएं जो है, कई इनबिल्ट चीजें होती है सर। बिल्कुल जैसे गाना गाना है, ये गाना गाना तो ईश्वर का दिया हुआ गला है। जी तो वो भले ही साइंस का विद्यार्थी हो, पर वो म्यूजिक में जाकर भी अपने क्रेडिट अर्न कर सकता है। तो मल्टी डायमेंशन एजुकेशन जी की बात हम करेंगे और मुझे लगता है कि इसमें भी हमको सफलता मिलेगी। और विश्वविद्यालय में जो ये जो जैसे हमारे राज्यपाल महोदय आए और उन्होंने कहा जो आपका एक गर्ल्स हॉस्टल एक बॉयज हॉस्टल है, ये कम है, जी बच्चे बढ़ेंगे तब जब उनको रहने की जगह मिलेगी। तो हमने उन्हीं के सामने कहा कि हम एक बॉयज और एक गर्ल्स हॉस्टल और बनाएंगे। और आपकी जानकारी में आया होगा कि हम इस कोटा का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम विश्वविद्यालय कैंपस में बनाने का काम शुरू हो गया है जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने उसका भूमि पूजन कर दिया है। ऐसे ही हमारी परीक्षा में हमारी कॉपियों को गोपनीय साम जी चीजों को रखने की जगह कम थी, उसका सेलर बनाने का काम शुरू किया है। और आने वाले दिनों में हमारे कॉमर्स की बिल्डिंग बनेगी, स्किल डेवलपमेंट की बिल्डिंग बनेगी जी और ये जो हमारा संपदा अधिकारी है उसके कार्यालय की बैठने की जगह नहीं है, वो भी हम बनाने वाले हैं। तो 4-5 बिल्डिंगों की योजना हमने बना ली है, जो मैं सोचता हूँ कि ये शुरू हो मेरे टाइम और मेरे टाइम इसका लोकार्पण हो। बहुत तो सुंदर उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, व्यवस्थाएं कर रहा हूँ। पानी की समस्या हमारी दूर हो ही जाएगी। तो इस तरह के काम हमने हाथ में लिए हैं। तो और मैं बहुत ज्यादा ऊंचे सपने नहीं देखता, बस मैं सपना उतना ही देखता हूँ जितना हम कर सकें, बिल्कुल हमारे साधन और समय और उस कार्य को पूरा कर सकें। और सबसे बड़ा जो मेरे मन में सपना है कि हमारा विद्यार्थी परेशान नहीं हो। जब मैं यहाँ आया था तो पता लगता था कि बच्चा घूमता है, फिर बच्चा बाहर जाकर प्रतिकूल बिल्कुल टिप्पणी भी करता है कि विश्वविद्यालय ये है, विश्वविद्यालय हमारा काम नहीं होता। मैंने जो कुलगुरु के कक्ष के बाहर एक प्लेट लगी रहती थी, मिलने का समय 3 से 4, जी मैंने वो प्लेट हटवा दी और मैंने मेरे पीए को कहा है कि वो लड़का सुबह 10 बजे आए चाहे शाम को 6 बजे आए, और अगर कोई कठिनाई में तो वो मेरे घर भी आ सकता है। बहुत सुंदर अगर कोई कुलगुरु या कोई विभागाध्यक्ष कोई डीन अगर बच्चों से नहीं मिलेगा तो उसका काम क्या है? हम सच फाइल 2 घंटे बाद निकाल सकते हैं, हम मीटिंग 2 घंटे बाद कर सकते हैं, पर बच्चा जो करौली से और सवाई माधोपुर से आता है, बिल्कुल 12 और झालावाड़ से आता है, वो बच्चा यहाँ पूरे दिन घूमे, कहाँ रुकेगा, क्या खाएगा, वो किराया लगता है उसका बार बार आने से। बिल्कुल तो बच्चे से मिलने की मेरी पहली प्राथमिकता है कि बच्चा इस विश्वविद्यालय से निराश होकर बाहर नहीं निकले, वो जी बाहर जाकर ये नहीं कहे ये विश्वविद्यालय गड़बड़ है। और मुझे अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि पिछले 5 महीनों में जो आपके शहर से समाचार है मेरे पास, जी वो ये है कि बच्चे ये कहने लगे कि कोई भी जाकर कुलगुरु से मिल सकता है। अगर बच्चे नहीं है तो विश्वविद्यालय नहीं है, बहुत बच्चा सुंदर खुश नहीं तो विश्वविद्यालय चलाने का कोई अर्थ नहीं है। और अगर कुलगुरु और बाकी लोग अगर बच्चों से नहीं मिलेंगे तो क्या फाइलों से मिलेंगे? फाइलों का काम एक दिन बाद हो सकता है, जी पर बच्चा जो आया है उसको रेस्पॉन्स देना और उसकी समस्या का समाधान करना। अगर नियमानुसार उसकी समस्या का समाधान हो सकता है तो उसी समय करना, और नहीं हो सकता तो उसको कहें कि ये नहीं हो सकता बेटा, वापिस परीक्षा दो, तुम फेल हो बिल्कुल गए हो। पर बच्चा परेशान होता है, मैं फेल हो गया। कई लोगों ने आकर कहा साहब हमारे इतने कम नंबर नहीं आ सकते हैं। तो मैंने बच्चों को कॉपी दिखाकर सेटिस्फाइड किया कि तुम अपनी कॉपी खुद देख लो। जी तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये मान के चलो विश्वविद्यालय का नाम रह जाएगा, बच्चे नहीं रहेंगे, विश्वविद्यालय बना रहेगा। जी और कैसे संभव है कि बिना बच्चों के कोई विश्वविद्यालय चल सकता है? तो मैंने मेरे 5 महीने के कार्यकाल में बच्चों को संतुष्ट करने का काम और उससे मिलने का काम। जी कई बार ये होता है कि वो परेशान है और मान लीजिए उस संस्था का सबसे सर्वोच्च आदमी उससे बात कर लेता है, तो उसको लगता है बिल्कुल मुझे सुना है, मेरी बात हुई है। तो मैंने ये काम भी शुरू किया। यानी संदेश अच्छा जाता है हाँ। समाज में बिल्कुल सही। कुलगुरु साहब मैं अब संवैधानिक पद से हटकर आपसे बात करूंगा। जी, एक जी। प्रश्न, कुलगुरु
का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, राजनीति में आने का विचार है? देखिए, मैं तो राजनीति में था। जी मैं पहले विविध संगठनों में काम करता था और चूंकि हम संघ के स्वयंसेवक हैं जी और ये संघ ने ही हमको सिखाया है कि सबसे मिलना जुलना, सबका काम करना, नैतिकता से काम करना, ईमानदारी से काम करना, ये सब हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखा। और हमको वो जो राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में, महापुरुषों के बारे में जो कुछ हमने वहां सीखा, वो आज हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। जी तो हमारी तो जो डोर है वो उस हस्तिनापुर से बंधी हुई है। बिल्कुल। अगर वो मुझे ये जो मुझे कुलगुरु का दायित्व दिया, वो भी संगठन के आदेश से मैं ही आया हूँ, पर मैं संगठन का नाम ऊंचा करके जाऊंगा, बिल्कुल निराश करके नहीं जाऊंगा। और मेरे यहाँ से जाने के बाद अगर मुझे ये आदेश होगा कि तुम राजनीति में जाओ, मैं राजनीति में जाऊंगा, मैंने वहां काम किया है। पर अगर मुझे ये कहा जाए कि तुम सेवा भारती में जाओ, तो मैं सेवा भारती में भी जाऊंगा, जी जी क्योंकि अपनी इच्छा से चलने वाले हम लोग नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा, जहाँ भी काम करें वहाँ मन से करें, देश के लिए काम करें। और इसलिए हमारा तो एक स्लोगन है साहब, सीधा सीधा, राष्ट्र प्रथम, संस्था द्वितीय और मैं सबसे अंत में। इस सोच के साथ काम करने वाले लोग हैं, इसलिए कोई महत्वाकांक्षा मन में नहीं पाल रखी है। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी और संगठन भी मेरे 5 महीने के कार्यकाल से बहुत खुश हैं। और मैं भले ही राजनीति में काम किया, पर जी मैं राजनीति के आधार पर इस पद पर बैठकर काम नहीं करूंगा। मैं शांति धारीवाल जी से भी मिला हूं जाके, जी जी और मैंने उनको ये बधाई भी दी, धन्यवाद भी दिया कि मैंने कोटा जिस तरह से आपने बनाया है, जिसमें भूमिका उनकी बहुत रही है, जी उसको देखकर मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। आज हम कोटा को देखते हैं, अपने अजमेर को देखते हैं, तो रात और दिन का अंतर है बिल्कुल कि किस तरह से शहर का डेवलपमेंट हुआ। तो और शिक्षक को तो राजनीति में होना चाहिए। अगर विश्वविद्यालय का शिक्षक राजनीति में नहीं होगा तो राजनीति की दिशा और दशा कैसे सुधरेगी। बिल्कुल और इसलिए हमको राजस्थान में हर विश्वविद्यालय के शिक्षक को एक्ट में प्रोविजन दे रखा है कि वो राजनीति में काम कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, जी वो वापिस आकर ज्वाइन कर सकता है। हमको चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है। हम पदाधिकारी होकर, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा था। बहुत सुंदर। आपके सीपी जोशी जी ठीक है सुखाड़िया विश्वविद्यालय में रहते हुए प्रदेश के अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। बिल्कुल रहे। तो ये स्वतंत्रता बहुत सोच समझ कर दी है। शिक्षक जो पढ़ा लिखा है, आप वो अगर राजनीति में जाता है तो आप मान के चलिए कि उन विभागों के, अगर कोई शिक्षक अगर मंत्री बनता है, अगर एक शिक्षक शिक्षा मंत्री बनता है, तो आप बताइए वो कैसा काम करेगा। बिल्कुल वो अच्छा काम करेगा। और इसलिए अमेरिका में देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बाकी जितने मंत्री बनते हैं उसमें अधिकांश विश्वविद्यालयों से आते हैं। सही है। वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो तो नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेट और आप मोदी सरकार में देखिए, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, कितने सरकारी अफसरों को मंत्री बना रखा है, और वो डिपार्टमेंट अच्छे चल रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि शिक्षक को राजनीति में आना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, और लोकतंत्र में जो सच है उसको बोलना चाहिए। जी ये थे हमारे साथ कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु बीपी सारस्वत साहब। सारस्वत साहब के विचार आप तक पहुँचे। इनका जो विश्वविद्यालय के प्रति और बच्चों के प्रति जो समर्पण है वह इनकी ज़बानी आपने जानी। और ऐसे कुलगुरु जो 24 घंटा अपने दरवाजे खुला रखता है बच्चों के लिए, तो इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, बच्चों में भी एक नई सोच पैदा होती है शिक्षा के प्रति। आज ये हमारे बुलावे पर कीमती समय निकालकर हमारे बीच पहुँचे। नमस्कार। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, और मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मेरे विचार इस कोटा शहर में पहुंचे, और कोटा शहर के रहने वाले सभी लोग इस विश्वविद्यालय के विकास में, इसके उत्थान में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।